नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो की वार्निंग पर शहर में हाई अलर्ट, अवामी मुकामात पर पुलिस की चौकसी। मुसलमानों से मुख्तलिफ शोबों में नाइंसाफी की शिकायत, एलानात या वादे नहीं, अमली इक़दामात करने का बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट में हुकूमत से किया मुतालबा। बम धमाकों की तहकीकात के सिलसिले में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को हरासा करने पर एहतजाज, लोकसभा में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने उठाए कई मसाइल। और मुस्लिम नौजवानों की हरासानी रोकने और दिलसुखनगर बम धमाकों की आजादाना तहकीकात के लिए इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी। सुर्खियों में देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी की इत्तला पर शहर के कई मुकामात बिलखुसूस रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। मंगल की रात से चारशंबे के दिन भी पुलिस ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन व दीगर बस स्टेशन और अहम मुकामात की तलाशी ली। अवामी मुकामात पर भी पुलिस को चौकस देखा गया है। एयरपोर्ट पर भी सीएसएफ की टीमों ने सुबह तलाशी ली। शॉपिंग मॉल, सिनेमा थिएटर्स और पुरहुजूम बाजारों में पुलिस को चौकस देखा गया। कई मुकामात पर लाउड स्पीकर्स के जरिए अवाम को एहतियात बरतने की अपीलें की जा रही हैं। किसी भी मुश्तबा शय के नजर आने पर पुलिस को इत्तला देने की भी अपील की गई है। उधर सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने कहा है कि शिवरात्रि के पेश नजर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से शहर में अलर्ट रहने की वार्निंग मौसूल हुई है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शिवरात्रि के मौके पर इम्कानी तकरीबकारी की इत्तला पर शहर में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की गई है। उन्होंने बताया कि अहम शॉपिंग मॉल्स और दीगर मुकामात पर 600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स के सिक्योरिटी मुलाजमीन को भी खुसूसी तरबियत दी जा रही है। अनुराग शर्मा ने बताया कि अवामी मुकामात पर पुलिस के दस्तों को चौकस रखा गया है। अवाम को खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अवामी शऊर बेदार करने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में ऑडियो कैसेट भी जारी किए गए हैं जिन्हें अहम मुकामात पर नस्ब किया गया है। अनुराग शर्मा का कहना था कि अमन कानून की बरकरारी और एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से इंटरनेट कैफे के मालिकान और शॉपिंग मॉल्स के अलावा दीगर इदारों के जिम्मेदारों के साथ इजलास भी मुनक्किद किए गए हैं और उन्हें एहतियाती तदाबीर के साथ साथ मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला पुलिस को फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर मायूसी का इजहार किया है। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमान सिर्फ एलानात को कबूल नहीं करेंगे, हुकूमत को अमली इक़दामात करने होंगे। अफजल गुरु की फांसी मामले में हुकूमत के रवैये, हालिया बम धमाकों और मीडिया के रोल पर बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद तशवीश का इजहार किया। सदर मजलिस ने कहा कि हरियाणा के एक मुलजिम को जेल से अवामी जलसे को खिताब करने की इजाजत दी जाती है, जबकि अफजल गुरु की अहलिया को फांसी से कबल बात करने की इजाजत तक नहीं दी गई। ये कहाँ की इंसानियत है। हालिया बम धमाकों की मजामत करते हुए रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि दहशतगर्दी एक नया मजहब बन चुका है जिससे हमें नुकसान हो रहा है। दहशतगर्दी के इस मजहब को हिंदू और मुसलमान की कोई तमीज नहीं है। वक्त की जरूरत है कि हम मुत्तहिद होकर ऐसी सरगर्मियों का सामना करें। बम धमाकों के दौरान मीडिया के रोल को तनकीद का निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वाक़े के कुछ घंटे बाद मीडिया के एंकर्स ताज पहनकर अपना फैसला सुना रहे हैं। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि डीआरडीओ के एक इंजीनियर एजाज अहमद को रिहा किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि डीआरडीओ ने उनका माहिदा मनसूख कर दिया है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी जी, At the outset, let me say very clearly that I feel let down by the presidential address because this is going to be the 9th presidential debate and the reply would begin with the Honorable Prime Minister. Muslims have a right to feel aggrieved
and feel let down. The reason being that, sir, recently employment and unemployment survey of India 2009 and 10 done by NSSO has come out. This clearly says that the literacy level of Muslims for both Muslim OBC and general Muslims is as low or as compared to ST, SC and Hindu OBC and Hindu general. Literacy levels of STs and SCs have improved both in rural and urban, but not for Muslims. When it comes to matriculation, sir, in both rural and urban areas, Muslims have the lowest matriculation levels, in fact lower than SCs and STs. And if you compare the period from 2009 to 2010, the levels have gone down. There has been no improvement in matriculation level. Thirdly, when it comes to higher levels of education, there has been in urban areas in Muslim general a 1.5 percentage point net decline over the 5 years period of data comparison. Whereas it has improved for other STs, SCs, Hindu OBCs, Hindu general and other minorities. It has increased to 5 to 9 percentage point. The gap is increasing. Why this is happening? Because no substantive action has been taken by this government. When you come to employment, public employment, sir, 2010 and 11, there is no minority representation in Department of Scientific and Industrial Research, no minority representation in Department of Land Reforms, there is no minority representation in Ministry of Law and Justice, in Social Justice and Empowerment, in Department of Food and Public Distribution. In MOD, sir, in 2010-11, 800 recruitments were made, only 50 belonging to minorities were given. This speaks volumes about your 15-point program. In Department of Biotechnology, same thing. In Department of Financial Services, Group A and B, 10 and 11, sir, 4,702 recruited for minority community out of 65,000. This clearly shows. And then Planning Commission says, sir, that the poverty ratio estimates for Muslims in urban areas 33.9%. Where will we go if this is the representation in public employment? In rural areas, the head count ratio for Muslims very high, sir. In states like Assam, it is 53%, UP 44%, West Bengal 34.4% and Gujarat 31.4%. This is head count ratio. Head count ratio of rural areas given by Planning Commission. My point over here is that if these are the poverty ratios in rural areas, we are not getting our share in Manrega. We are not getting our share in Manrega. And what is the calculation? Only 3% of Muslims hold job card and at 2 per 100 workers are Muslims. When the poverty ratios, head count ratio is very high in states like Assam, UP, West Bengal and Gujarat, what is the government doing in monitoring 15-point program? When you come to issue of SGSY, targets are not being met. Anganwadi Center, sir, target was 27,598, only 12,363 have been realized. You come to sanction of teachers in district with substantial minority population. In 2011 and 12, out of 32,728, only target was 32,000. What was the achievement? 7,603. KGBs in district with substantial minority population, 11 and 12, 109 were announced, only 32 have been achieved. And now what is the percentage of Muslim girls in this KGBV? Throughout nation, it's only 9%. This again speaks volume of 15-point program. In UP, for example, 200 KGBVs are there, only 14% of minority girls are there. What is KGB? School buildings, sir, target was 705, only 228 have been achieved. Additional classrooms, 13,883, only 5,200 have been achieved. That is why we are saying, we have recommended to the Prime Minister, pleaded with the Prime Minister, but unfortunately nothing moves over here. We have said you make these schemes post-matric, pre-matric and merit cum means demand-driven. There is no constitutional bar on that. But what the government does, it does not agree to it. 12 5-year plan has started. The ministry has asked for 28,000 crore only for the scholarship scheme. What the Planning Commission decides, that no, for the Ministry of Minority, only 17,000 crore will be given. Where will we go? Why don't you want, there is a huge demand, there is a huge demand for scholarship scheme. For one Muslim scholarship scheme, 250 boys and girls are competing. So there is a huge interest in Muslims to get their children educated. But when you go at the top level, at the 12th standard, at the graduation level, the figures are pathetic. Why? Because you are not coming forward to support us. Why is this government, I want to ask them, what happened to the commitment of prevention of communal target violence? Where is that bill? If the other parties are not agreeing, why can't you tell your Congress ruled states to bring a law which will control communal violence? You take Maharashtra, Dhulia firing happened. What happened? It took 12 days for the government to realize. Rajasthan, Bharatpur, 10 Muslims were butchered inside a masjid. These are incidents. These are Assam, it has happened. Now you come to figures given by the Home Ministry, sir. 2005 and 9,
648 people have been killed in communal violence. This number is higher than the fatalities which have happened in terrorist violence. It is high time that the government brings this bill. This bill was passed by NAC. And now come to the last point, sir. Ejaz Ahmed Mirza, a DRDO scientist, was released today. He was released today why? Because NIA did not find any evidence against him. His contract was terminated by DRDO for what reason? He had a 2-year contract as a scientist. We, as a community, we don't have scientists in our community. He was wrongly implicated. He was released by NIA. The DRDO has cancelled his contract. And I want to know from this government, what sort of secularism are you practicing? You have Colonel Purohit, who's lodged in jail in Maharashtra for 4 years. And the same MOD is giving him his pay, his salary for last 4 years. Why don't you monitor all these things? And this was revealed not by me. This was revealed by an RT application filed by Major Upadhyaya, who's a co-accused with Colonel Purohit. The government does not know about it. And another issue which I want to bring to your notice, sir. There is a high time to disband. It is the right time to disband Delhi Special Police Cell, or at least create a responsible, accountable mechanism. The Jamia Teachers Association have come out with 16 cases, wherein all these boys are exonerated. They spent 4 years, 5 years, 8 years. And now the government says, give us example. I am giving you 16 cases of those boys who were exonerated by courts of law, who were picked up by Delhi Special Police Cell. Does this government has the guts to suspend the Delhi police officers who have destroyed their lives? And lastly, sir, when it comes to Afzal Guru, I don't want to comment on a sentence, but my question to the government is, I am concluding, sir, when it comes to Afzal Guru, you have one politician from Haryana who is convicted, who can speak on a telephone call and address a public meeting in Haryana. But you cannot, you didn't have the courtesy to at least allow his wife to speak to him before he was given hang. What kind of humanism you are practicing over here? What kind of message you are sending over here? And I want to know, what is the fate of Ranganath Mishra Commission? The recommendations, where have they gone? You are in your 9th year, you have to go to the public. The Muslims are not going to accept these announcements. They want to see some practical change, development in my life, which unfortunately it is not there, sir. It has not happened. Terrorism cases, sir, terrorism is a new religion. It has no, why should we divide? When the terrorists are hurting us, killing us, they don't see whether I'm a Hindu or Muslim, but no, we want to politicize this. We want to cast aspersions on it. It is high time that the country gets united. And for God's sake, control this media. This media, after every bomb blast, after half an hour, they know what happened. If that is the case, then the media anchor should be made the Home Minister of this country. Let us have all these media anchors who sit on their throne at 9 o'clock and pronounce judgments. They know everything. Where is this information coming from? And lastly, sir, I request the government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. In 2014, US is leaving Afghanistan. We have invested crores of rupees in development of Afghanistan. If we don't engage with them, then we will be allowing our neighboring country to enter over there, use that territory for anti-national activities. When Gulf countries have opened an embassy, Western countries are talking to them. I once again urge upon the government, please act on your promises. Your promises are going to make difference whether you come back here or not. If not, the Muslims have another 4th route also. It is not 3rd, but the 4th route also. Please ensure that these promises are implemented. Thank you, sir. दिलसुख नगर बम धमाकों के बाद महकमे पुलिस गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चला रहा है। मार्केट्स, बाजारों, चौराहों और अहम मकामात पर अवाम को पैगाम दिया जा रहा है कि मशकूक अफराद, मुश्तबा बैग्स या कोई गाड़ी काफ़ी देर तक एक ही मुकाम पर मौजूद नजर आई तो फौरी पुलिस को मुतला करें। गांधी हॉस्पिटल शहर का दूसरा बड़ा सरकारी दवाखाना है। उसकी पार्किंग में एक मोटरसाइकिल पर लावारिस बैग पाया गया। काफी देर तक इस बैग को किसी ने नहीं उठाया तो अवाम और सिक्योरिटी गार्ड्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। फौरी पुलिस को मुतला किया गया। अवाम का कहना था कि 3 घंटों तक पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए रस्सी से बैग को खींचा और खुले मुकाम पर बैग को खोला। तहम इसमें दवाएं और कुछ कागजात ही बरामद हुए। मुकामी अफराद ने चिलकलगुड़ा पुलिस की काहली पर बरहमी का इजहार किया है। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को हरासा करने वाले पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की रियासती हुकूमत को हिदायत देने की एडवोकेट गुलाम रब्बानी ने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि बम धमाकों की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। दिलसुख नगर बम धमाके के बाद मुस्लिम नौजवानों को हरासा किया जा रहा है। इस सिलसिले में गुलाम रब्बानी एडवोकेट ने कमीशन से तहरीरी शिकायत की।
मुसलमानों की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने रियासत की सियासी जमातों से मुतालबा किया है कि वो 21 मार्च को मुनक्कद होने वाले असम्बली कोटे के MLC इलेक्शन में कम अज कम एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दें। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियासी शुबे में मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसलिए बड़ी सियासी जमातों को सेकुलरिज्म का सबूत देते हुए कम अज कम एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। 21 फरवरी को दिलसुखनगर में पेश आए जुड़वां बम धमाकों में जख्मी एक और शख्स फौत हो गया है। मंगल की रात देर गए 24 साला रवि कुमार यशोदा हॉस्पिटल में जांबर न हो सका। करीम नगर का साकिन रवि कुमार बम धमाकों में शदीद जख्मी हो गया था। उसे यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। वो अपने दोस्त जीत तिरुपति के हमरा धमाके के मुकाम के नज़ चाय पी रहा था कि धमाके की जद में आ गया था। उसका दोस्त तिरुपति मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गया था। रवि कुमार की मौत से दिलसुखनगर बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 17 हो गई है। रियासती काबीना का इजलास जुमेरात की शाम मुनक़िद होगा। असम्बली के मुजव्वज़ा बजट इजलास से कबल इस इजलास को काफ़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में अपोजिशन की तनकीदों और इल्ज़ामात का जवाब देने के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के रोल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के इम्कानी हालात का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत के मुजव्वज़ा बजट पर भी तजावीज़ और मुशावरत किए जाने का इम्कान है। टीआरएस सरबराह केसीआर ने तश्कील तेलंगाना के मसले को दोसे की तैयारी से ताबीर करने पर मरकजी वजीर वायला रवि को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना देना है तो दीजिए वरना कह दो, तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाना मुनासिब नहीं है। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन जहनी दिवालियेपन का शिकार हो गए हैं, इसलिए इस तरह की गुफ्तगू पर उतर आए हैं। केसीआर ने इंतबा दिया कि अगर सिर्फ तेलंगाना की खवातीन जिद पर आ जाएं तो कांग्रेसी कायदीन को दोसे की तरह बना देंगे। उन्होंने वायला रवि के बयान पर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए फौरी इस्तीफे देने का मुतालबा किया। बरखी कटौती के खिलाफ हैदराबाद और रंगारेड्डी के वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने आज विद्युत सुधा के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर एहतजाजी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वायएसआर कांग्रेस पार्टी कायदीन का कहना था कि बरखी कटौती से न सिर्फ किसानों और तलबा बल्कि सनतों को भी काफी नुकसान हो रहा है। सनतों से वाबस्ता अफराद के रोजगार पर असर पड़ रहा है। पुलिस ने बाद में एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना अवाम की जिंदगी सुधार नहीं सकते तो बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने टीआरएस लीडर हरीश राव को यह मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गारेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लिए कायम की गई पार्टी को रियासत के प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ किए गए टीआरएस लीडर हरीश राव के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए जग्गारेड्डी ने कहा कि हरीश राव एक चिल्लर कायद हैं और उनमें किसी भी तरह की कायदाना सलाहियतें मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव और उनके मामू केसीआर ने तेलंगाना के लिए क्या किया, इसका जवाब आवाम के सामने देना चाहिए। रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने कहा कि पोलावरम के जरिए 80 टीएमसी पानी मिलने वाला है, जिससे 40% तेलंगाना के हक में आएगा, लेकिन अपने सियासी मफाद के लिए मामू भांजे तेलंगाना अवाम को बलि का बकरा बना रहे हैं। उधर टीआरएस रुकन असेंबली रामलिंगा रेड्डी ने जग्गारेड्डी को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का किराए का एजेंट करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर ने जग्गारेड्डी को जिले मेदक पर बोझ भी करार दिया। उन्होंने कहा कि वायएसआर और रोशिया के दौर में जग्गारेड्डी दोनों कायदीन के पैरों में पड़े हुए रहते थे। लिंगारेड्डी ने जग्गारेड्डी को अजमल खसाब से जायद खतरनाक करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी सवाल किया कि अगर अराजियात पर जबरन कब्जों का जग्गारेड्डी ने एतराफ किया है तो उसकी वजाहत होनी चाहिए कि क्या ये जग्गारेड्डी का शख्सी बयान है या फिर पार्टी के कहने पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज हो चुका है, लेकिन पहले पेपर से ही उम्मीदवारों को बरखी कटौती की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलबा ने मीडिया को बताया कि सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक बरखी न होने की वजह से वो खुशगवार माहौल में पर्चा नहीं लिख पाए। वाज़ेह के बाद सियासी पार्टियां बरखी कटौती की पॉलिसी को फिलहाल मौकूफ करते हुए उस पर सालाना इम्तिहानात के बाद अमल करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस ताल्लुक से हुकूमत ने कोई मुस्बित इक़दामात नहीं किए हैं।
बलदी हल्क़े बोराबंडा के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुहिम का आगाज़ हो गया है। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने अरकान बल्दिया मोहसिन बलाला और रियाजुल हसन आफंदी के हमरा बोराबंडे का तफसीली पैदल दौरा किया। कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद जानी मियाँ और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों चिन्ना श्री सलम यादव, जीवी नायडू और मजलिस उम्मीदवार भानुमती के हमरा अहमद पाशा क़ादरी ने बोराबंडे का तफसीली पैदल दौरा किया। घर घर जाकर आवाम से उन्होंने मुलाकात की और उनसे अपील की कि मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। शाम 4 बजे से बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौज़म खान ने भी बोराबंडे का पैदल दौरा किया और मजलिसी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने याकुतपुरे के इलाके SRT कॉलोनी में मी सेवा सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर हासिल करने वाले अफराद अपनी दरखास्तें जमा करवा कर रसीद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस इलाके में आधार कार्ड के सेंटर का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर मजलिसी रुकन बल्दिया ख्वाजा बिलाल और शकील महमूद भी मौजूद थे। हल्के असम्बली के अंदर SRT कॉलोनी में आज मी सेवा सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। यहाँ से जो रिसिप्ट दिए जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ राशन गैस सिलेंडर की हद तक इससे सहूलत मिलेंगी। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये आधार कार्ड सेंटर है। इंशाअल्लाह ताला आधार कार्ड सेंटर खुलवाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। अनकरीब 2-4 दिन के अंदर अल्लाह चाहे तो हल्के याकुतपुरे के अंदर 2-4 जगह पर आधार कार्ड सेंटर भी कायम किए जाएंगे। CITU के ज़ेर-ए-तमाम कॉन्ट्रैक्ट के असास पर काम करने वाले महकमे बल्दिया के मुलाजमीन ने बल्दिया के दफ्तर पर एहतजाजन धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के लीडर ने बताया कि बल्दिया में ऐसे करीब 20,000 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया है कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाए। अक़ल तरीन तनख्वाह 12,500 रुपये मुकर्रर करने के अलावा दूसरी सहूलतें फराहम की जाएँ, जिस पर एडिशनल कमिश्नर बल्दिया ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द मसाइल की यकसोई कर देंगे। काला पत्थर पुलिस ने अगवा गैर कानूनी तरीके से महरूस रखकर मारपीट करने के इल्जाम में खुद साख्ता रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 20,000 नकली नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि हसन नामी रिपोर्टर के पास मेट्रो टीवी, 4 टीवी और IBM नामी चैनल्स के शिनाख्ती कार्ड्स और मेट्रो टीवी का लोगो भी बरामद हुआ। पुलिस नकली नोट और अगवे के बारे में हसन से मजीद तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि इन दिनों ऐसे धोखेबाज किस्म के रिपोर्टर्स की वजह से भोले भाले अवाम मुतासिर हो रहे हैं और पुलिस भी गुमराह हो रही है। 4 टीवी इंतजामिया ने अवाम से ख्वाहिश की है कि 4 टीवी का नाम लेकर गलत काम करने वाले किसी भी धोखेबाज की हौसला अफजाई न करें और इस किस्म के हालात में फ़ोन नंबर 9246188265 पर रब्त पैदा करें। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9246188265। आसिफ नगर में मकान पर जबरन कब्जा करने के लिए घर में मुकीम अफराद पर हमला करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 15 अफराद बशमूल 5 खवातीन ने जबरन मकान पर कब्जा करने की नीयत से घर में दाखिल हुए और हथियारों के साथ घर में मौजूद अफराद को हथियार दिखाकर बाहर निकल जाने को कहा। पुलिस में शिकायत दर्ज होने पर हमलावरों सलीम, अकील, शकील, मतीन और अतीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवार पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ज़ायदा 6.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। ACP सूर्या नारायण ने मीडिया को बताया कि 2 फरवरी को एक किराने की दुकान में सरके की वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तिरुमलगिरी के रहने वाले राजेश और नरेश को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद को 4 शंबे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। महकमे जंगलात गुरमगुड़े के मुलाजिमीन ने 2 अफराद की पिटाई करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा अफराद नागाराजू और सुब्बू ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपने टैंकर को महकमे जंगलात के दफ्तर के रूबरू पार्क किया था, जिस पर दफ्तर के मुलाजिमीन ने इन टैंकर को हटाने का मुतालबा किया। वो अपने टैंकर को हटा ही रहे थे कि इन दोनों ग्रुप में बहस और तकरार हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई।
محکمہ جنگلات کے ملازمین نے دونوں کو لاٹھیوں سے زبردست مارا پیٹا۔ ونت علی پورم پولیس نے کیس درج کر کے زخمی افراد کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے، جبکہ محکمہ جنگلات کے ملازمین سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ فتح شاہ نگر کی رہنے والی 20 سالہ آفرین جہاں 28 فروری سے لاپتہ بتائی گئی ہیں۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ بھوانی نگر پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں سے مختلف شعبوں میں ناانصافی کی شکایت، اعلانات یا وعدے نہیں، عملی اقدامات کرنے کا بیرسٹر اویسی نے پارلیمنٹ میں حکومت سے کیا مطالبہ۔ بم دھماکوں کی تحقیقات کے سلسلے میں بے قصور مسلم نوجوانوں کو ہراساں کرنے پر احتجاج، لوک سبھا میں رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے اٹھائے کئی مسائل۔ اور مسلم نوجوانوں کی ہراسانی روکنے اور دلسوخ نگر بم دھماکوں کی آزادانہ تحقیقات کے لیے انسانی حقوق کمیشن سے نمائندگی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔